नमस्कार, मैं हूं अवनीश बरनवाल और आज आपके सामने हूं प्रेमचंद की कहानी नमक का दारोगा लेकर। इसका वाचन हम पहले कर चुके हैं। आज मैं इसके शब्दों के अर्थ आपको बताऊंगा और जो कठिन वाक्य होंगे उनके अर्थ स्पष्ट करने में आपकी सहायता करूंगा। यहाँ एक बात ये मैं आपको बता दूं कि इन वीडियोस में मैं कहीं भी लेखक के बारे में या कवि के बारे में परिचय कुछ नहीं बता रहा हूं, उनका परिचय नहीं दे रहा हूं, क्योंकि उनके लिए मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा, अलग से वीडियोस अपलोड करूंगा जिसमें केवल कवि परिचय या लेखक परिचय होगा। अन्यथा ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। यहाँ लेखक के बारे में तो नहीं बता रहा, लेकिन थोड़ा सा प्रेमचंद के बारे में बताना आवश्यक हो गया है, जिससे ये हम जान सकें कि इस कहानी को लिखने का क्या उद्देश्य रहा है। प्रेमचंद ऐसी कहानियां लिखकर समाज को क्या देना चाहते हैं। छोटी छोटी बातों से बिल्कुल शुरुआत करता हूं। एक लाइन है जो बड़ी फेमस है, हमेशा कही जाती है कि साहित्य समाज का दर्पण है। दर्पण मतलब मिरर, यानी जो लिटरेचर है उस पर्टिकुलर सोसाइटी का मिरर होता है। मिरर में क्या होता है, हम उस अपने प्रतिबिंब को, अपने चेहरा हम देख रहे हैं उसमें, तो वो रिफ्लेक्ट करता है, हमें वैसा ही दिखाता है। तो जो लिटरेचर है उस पर्टिकुलर टाइम की सोसाइटी को, उस समय क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, वो रिफ्लेक्ट करता है। आप वास्तव में किसी अच्छे लेखक या कवि की रचनाओं को पढ़ेंगे तो आपको इतिहास की बहुत सारी बातें ज्ञात हो जाएंगी, क्योंकि उन्होंने निश्चित रूप से उस परिवेश में उनके क्या चल रहा था, उस समय उनके प्रदेश में, उनके देश में, पूरी दुनिया में क्या चल रहा था, कि वो जरूर लिखेंगे। प्रेमचंद ने भी ऐसा किया है। आज़ादी के आसपास की काफ़ी सारी घटनाओं को इन्होंने समेटा है अपनी रचनाओं में, और समाज जैसा दिखता था वैसा समाज इन्होंने अपनी कहानियों में प्रस्तुत कर दिया है। कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, यानी लिटरेचर जो है वो सोसाइटी का मिरर है। तो मिरर में जिस तरह से हम अपना चेहरा देखते हैं, उसी तरह से प्रेमचंद ने पूरी सोसाइटी में क्या चल रहा है वो अपने साहित्य के माध्यम से हमें दिखाया है, जो चीज़ हम अभी नहीं देख सकते, क्योंकि ये चीज़ें 100 साल पुरानी हैं जो उन्होंने लिखी थी। तो आज हम उसे कैसे देख सकते हैं, तो उनका साहित्य पढ़कर हम समझ सकते हैं। और एक और चीज़ प्रेमचंद जी के बारे में कि ये आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के लेखक हैं। तो आदर्श मतलब क्या होता है, आइडियलिज्म, आइडियल होना, बिल्कुल बिल्कुल मॉडल होना। और उन्मुख मतलब ओरिएंटेड, यथार्थ मीन्स रियलिस्टिक होना, रियलिज्म। तो एक चीज है कि हमारी सोसाइटी में हो क्या रहा है वास्तव में, रियल में, दैट इज रियलिज्म, यानी यथार्थवाद, उससे संबंधित बातें करना यथार्थवाद है। और एक आदर्शवाद है, क्या होना चाहिए। जैसे हमारे सोसाइटी में चोरी हो रही है, ये यथार्थ है। होना क्या चाहिए, चोरी नहीं होनी चाहिए, लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए, लोग सुरक्षित रहने चाहिए, ये है आदर्शवाद। तो प्रेमचंद, चूंकि सोसाइटी में ऐसा नहीं है कि पूरा राम राज्य हर समय आ जाएगा और सब कुछ सही हो जाएगा, तो हो नहीं रहा, उनके टाइम भी नहीं हो रहा था, हमारे समय भी नहीं हो रहा है। लेकिन उस समय जो कुछ उन्होंने देखा, उन चीजों को उन्होंने आइडियलिज्म की तरफ ले जाने की कोशिश की। उन्होंने तात्कालिक, यानी उस समय की जो भी चीजें थी उनको दिखाया तो, लेकिन बताया कि इनकी एंडिंग अच्छी कैसे हो सकती है। जैसे फिल्मों में हैप्पी एंडिंग होती है ना, तो उसी तरह से तो उन्होंने, और लेकिन बहुत तरीके से बताया कि इसको, सब कुछ बुरा है लेकिन इसको अच्छा कैसे कर सकते हैं। और जो कुछ उन्होंने लिखा है ग्रामीण जीवन से बिल्कुल जुड़ा हुआ। गबन आपने पढ़ी है, कैसे व्यक्ति का जीवन चलता है, क्या क्या वो सोचता है, वो गहने, पत्नी का जो प्रेम है गहनों के प्रति, उसको पूरा करने के लिए पति को क्या क्या प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं। गोदान में पूरे गांव का और शहर, गांव के और शहर के जीवन को कंपेयर करने की कोशिश की है। दोनों जगहों में कैसे इंसान एडजस्ट करता है और छोटी छोटी समस्याओं में लड़ करके किस तरह से उसका नुकसान होता है, वो चीज़ें। कफन एक बड़ी फेमस इनकी कहानी है, आप कभी पढ़िएगा। इसमें गरीबी और भुखमरी का चरम दिखाया गया है इस कहानी में। आपने इसके पहले कक्षा 10वीं में बड़े भाई साहब एक पाठ पढ़ा हुआ है, उसमें भी बिल्कुल गांव देहात का जीवन, पढ़ाई लिखाई से बच्चों का कितना सरोकार है, कितना वो उसमें इंटरेस्ट लेते हैं और क्या सोचते हैं, ये सब चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। तो ओवरऑल जो फोकस रहा, एक और छोटी कहानी आपको मैं यहाँ पर रेफरेंस देना चाहूँगा। बूढ़ी काकी एक कहानी उन्होंने लिखी है। उसमें हम जब अपने जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे घर के, मतलब जो हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर
लोग हैं, इनकी किस तरह से जो उनके बेटे होते हैं या उनके ग्रैंड ग्रैंड डॉटर्स होते हैं, वो किस तरह से उनको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते हैं, उन्हें सही समय पर खाना, दवाइयाँ, कपड़े वगैरह नहीं देते हैं, नहीं प्रोवाइड कराते हैं। तो क्या उन पर बीतती है और उन्हें क्या करने को मजबूर होना पड़ता है, इन चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने दिखाया है। और आखिर में वो उन चीज़ों को हैप्पी एंडिंग दे देते हैं अपनी कहानियों को। वो आखिर में जाकर के बता देते हैं कि ये सब कुछ ठीक हो गया यहाँ पर। तो यहाँ भी जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं, नमक का दारोगा, इसमें भी जैसा कि नाम से स्पष्ट है, नमक का दारोगा एक दारोगा की कहानी है। किस तरह से वो शुरुआत में सत्य की राह पर चलता हुआ स्ट्रगल करता है, क्योंकि सोसाइटी जो है उसमें लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, करप्ट हैं लोग, लेकिन ये ईमानदार है, ऑनेस्ट है, और कैसे वो ट्रुथ के रास्ते पर चल करके, कैसे ऑनेस्टी के रास्ते पर चल करके पहले स्ट्रगल बहुत ज़्यादा उसे झेलना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करता है, बाद में किस तरह से सब कुछ चीज़ें उसके फेवर में हो जाती हैं, ये बताने के लिए उन्होंने लिखा है कि जब भी इस तरह की कोई परिस्थिति हमारे सामने आए, केवल साहित्य को हम अपने मनोरंजन के लिए ही ना पढ़ें, बल्कि ये साहित्य हमें बहुत कुछ सिखा भी सकता है। तो जब इस तरह की कठिन परिस्थितियों में हम घिरे हों और उन परिस्थितियों से हम स्ट्रगल करने के बाद आखिर में हमें क्या मिलेगा, क्या मिल सकता है, किस तरह से हम उसे अपने फेवर में ला सकते हैं, जिससे समाज का नुकसान भी कुछ ना हो और हमें भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएं और हम आदर्शवाद की, आइडियलिज्म की स्थापना कर सकें, ये बताने की उन्होंने यहाँ पर कोशिश की है। तो पूरी कहानी में धन और धर्म की लड़ाई है, बुराई और अच्छाई की लड़ाई है, झूठ और सच की लड़ाई है। दो पात्र हैं इसके, पंडित अलोपीदीन और पंडित मुंशी वंशीधर। इन दोनों पात्रों ने बखूबी अंजाम दिया है इस बात को हम तक पहुंचाने में। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। जब नमक का नया विभाग बना, ये कहानी जो है वो प्रकाशित हुई है 1914 में, यानी आज़ादी के काफ़ी पहले की बात है। तो जब नमक का विभाग बना दिया गया, कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई कि किस तरह से इसका व्यापार होगा, और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के, एक शब्द आया है ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर यानी गॉड, प्रदत्त मतलब दिया हुआ, भगवान का दिया हुआ। तो जो सॉल्ट है ये कहीं फैक्ट्री में उसको अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ईश्वर का दिया हुआ है, चाहे वो चट्टानों से प्राप्त हो, सेंधा नमक वगैरह, चाहे वो समुद्र के पानी से प्राप्त हो जो हम सामान्य नमक खाते हैं। तो ये दोनों जो नमक हैं, चूंकि किसी फैक्ट्री में नहीं बन रही हैं, वो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त हो रही हैं, इसलिए वो ईश्वर प्रदत्त वस्तु है। उसके व्यवहार करने का निषेध हो गया। जब ये विभाग बना तो उसके बेचने खरीदने पर निषेध कर दिया गया। निषेध करना मतलब किसी चीज़ को मना करना, और जब किसी भी चीज़ को सरकार की तरफ से रोका जाएगा तो क्या होगा, लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। आज भी जिन चीज़ों को रोका जाता है, स्मगलिंग होती है, गोल्ड की होती है या और ड्रग्स की होती है, तो इसलिए क्योंकि सरकार द्वारा वो गलत ठहराया गया, वो रोका जा रहा है, लेकिन चूंकि लोगों को उसमें अपना फायदा नजर आ रहा है, इसलिए वो चोरी छिपे इसका व्यापार कर रहे हैं। अब जब चोरी छिपे किसी चीज़ का व्यापार कर रहे हैं, तो चूंकि चोरी कर रहे हैं तो बहुत तरह की चीटिंग करने के नए नए तरीके भी चाहिए। तो अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। अनेक तरह की लोगों को धोखा देने के तरीके, सूत्रपात करना माने प्रारंभ करना, स्टार्ट करना, लोगों ने शुरू कर दिया। कोई घूस से काम निकलवाता था। घूस यानी होता है ब्राइब, किसी को ब्राइब देना, पैसे दे करके या किसी तरह से उसे अपने काम करवाने के लिए राजी कर लेना। और कोई चालाकी से, कोई बहुत चालाक है तो बिना घूस दिए भी निकल जाएगा। आज भी ऐसा होता है। इस पाठ में यही बताया गया है कि समाज में भ्रष्टाचार तो है, लेकिन लोगों में उसकी स्वीकार्यता भी है, लोग उसे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। यानी इस तरह के भ्रष्टाचार को कुछ ज़्यादा गलत नहीं माना जाता। आप हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ पर आप पीछे लाइन में हैं और आप चाहते हैं कि आपका पहले नंबर आ जाए, तो आप चपरासी को पैसे दे करके और अपना नंबर आगे करवा लेते हैं। गलत है, लेकिन आपको भी लगता है ऐसा तो सभी करते हैं, और बाकी लोगों को भी अगर पता चलेगा तो वो थोड़ा सा उनको लगेगा कि बुरा है, लेकिन बहुत बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो एक एक्सेप्टेंस उनके अंदर आ गई है कि हाँ ऐसा ही होता है। बहुत सारी जगहों पर तो ऐसा है कि बिना पैसे के काम ही नहीं होता, तो वहाँ पर अंडरस्टूड है कि वो पैसा देना ही देना है, उसमें आप हाँ ना वाला, और वहाँ पर एथिक्स आपके और जो आइडियलिज्म है वो काम ही नहीं आएगा, वहाँ पैसा देना ही देना है। तो अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ,
बहुत सारे नए नए चीट करने के तरीके शुरू कर दिए गए, और कोई पैसे देकर काम चलवा रहा है, कोई चालाकी से काम चलवा रहा है। अधिकारियों के पौ 12 थे। पौ 12 होने का मतलब बहुत अच्छा रहना, बहुत फायदे का काम होना उनके लिए। क्यों पौ 12 रहे होंगे? क्योंकि कोई किसी को अगर अपना काम करवाना है और उसका काम नहीं हो रहा है, जरूरी है, तो वो कुछ पैसे दे करके और उसे अपना काम करवाने की कोशिश करेगा। तो जाहिर सी बात है कि वो पैसे सरकार को तो नहीं जा रहे हैं, वो उस पर्टिकुलर अधिकारी को मिल रहे हैं, तो उसका काम बन रहा है, वो फायदे में है। तो पौ 12 होने का मतलब को फायदे में रहना। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर, पटवारी एक नौकरी है एक तरह की जिसमें जमीन वगैरह नापने का काम होता है, पटवारी होते हैं। और पहले ज़माने में बहुत बड़ी नौकरी मानी जाती थी। अगर किसी के घर में कोई पटवारी बन गया तो समझ लो कि बहुत बड़ा नौकर हो गया। एक छोटी सी कहानी है कि किसी का बेटा था, वो आईएएस हो गया। तो गांव में आए सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे, तो किसी ने पूछा कि भाई क्या हो गया आपका लड़का, क्या बना है? तो बोला कि वो तो आईएएस हो गया। तो बोले कि अरे यार, आईएएस बना है, अगर थोड़ा और पढ़ लिया होता तो पटवारी बन गया होता। तो ये लेवल था पटवारी का, यानी जो नहीं भी जान रहा उनको भी, जिनको पढ़ाई लिखाई से उतना नहीं लगा लेना देना है, जो लोग उतना नहीं जानते, वो भी पटवारी यानी बहुत बड़ी पोस्ट मानते थे। उस सर्व सम्मानित, सर्व मैंने सभी के द्वारा, सम्मानित मतलब जिसका रिस्पेक्ट हर कोई कर रहा है, ऐसा पद था जिसकी हर कोई रिस्पेक्ट करता था। उस पद को छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। बरकंदाजी का मतलब होता है सिपाही बनना, बंदूक या लाठी वगैरह ले करके चौकीदारी करना। तो लोग पटवारी का काम छोड़ करके, उस नौकरी को छोड़ करके इस विभाग में आना चाहते थे। किस विभाग में? नमक के विभाग में। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। आप जानते ही होंगे, वकील अच्छी वकालत कर रहे हो तो अच्छे पैसे वो कमाते हैं, लेकिन इस पोस्ट पर आने के लिए वकील भी ललचाते थे कि काश हमें भी इस विभाग में नौकरी मिल जाए। क्यों चाहते थे? क्या वो देश की बहुत सेवा करना चाहते थे, या नमक विभाग से क्या लगाव रहा होगा उनको? तो इसके पहले आपको बताया गया है कि चोरी छिपे लोग व्यापार करते थे। चोरी छिपे व्यापार करेंगे तो रिश्वत दे के व्यापार करेंगे, और जो व्यक्ति उसमें अधिकारी बनेगा वो रिश्वत ले करके बहुत ज्यादा पैसे कमा लेगा। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। ये थोड़ी ध्यान देने की बात है। अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेज, जब कभी अंग्रेज शब्द पे की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे लिए चाहे वो रसिया का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे इंग्लैंड का हो, चाहे जापान का हो, कई बार हम सबको अंग्रेजी कहते हैं। जो विदेशी है वो अंग्रेज है। उसकी वजह भी ये है कि अंग्रेजों ने हमारे यहाँ लंबे समय तक शासन किया है, और अंग्रेज पढ़ते हमें लंबा समय बीत चुका है। तो हमें अंग्रेज, कोई भी गोरा व्यक्ति अगर दिख रहा है तो हम उसे अंग्रेज ही समझते हैं, चाहे वो कहीं का हो। तो चूंकि वहां पर ईसाई मत को मानने वाले लोग हैं, ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं, और हिंदुस्तान में लोगों का परिचय ईसाई मत से अंग्रेजों के द्वारा ही हुआ। तो अंग्रेजों ने जिस शिक्षा पद्धति को शुरू किया, तो अंग्रेज, उनकी शिक्षा, उनका धर्म, सब कुछ लगभग एक ही चीज हो गया। जैसे किसी व्यक्ति के लिए कई बार चीजें जनरलाइज कर ली जाती हैं। जब उस तरह के लोगों के साथ कोई पर्टिकुलर चीज जुड़ती जाए तो उसके साथ वो चीज हमेशा जुड़ जाती है, माना जाता है कि उनके साथ की चीज है। तो अंग्रेज, चूंकि ईसाई जो मत था वो हमारे यहाँ नहीं था, वो अंग्रेजों के द्वारा ही आया, उनके द्वारा ही लोगों को इंट्रोड्यूस किया गया कि ये भी एक तरह का धर्म है। तो चूंकि अंग्रेज उसे इंट्रोड्यूस कर रहे थे हिंदुस्तान में, इसलिए लोग मानते थे कि ईसाई मत मतलब, और अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजों ने जो स्कूल्स वगैरह खोले हैं वहां पर पढ़कर लोग ईसाई बन जाया करते हैं, या वहां पर ईसाई धर्म से रिलेटेड शिक्षा दी जाती। इस तरह की मेंटालिटी बनी हुई थी, यानी दोनों चीजें आपस में गुथी हुई थी। फारसी का प्राबल्य था। फारसी एक भाषा है, पर्शियन, तो एक भाषा, उस समय फारसी का प्राबल्य था। बहुत फारसी जो पढ़ने लिखने वाले लोग होते थे उनकी बड़ी रिस्पेक्ट होती थी, और चूंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जहां पर जो फारसी में लिखे हुए हैं उनको पढ़ने के लिए भी उनकी जरूरत होती है, इसलिए फारसी पढ़ने वाले लोग अच्छे पदों पर नियुक्त हो जाते थे। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर, प्रेम की कथाएं आप समझ रहे हैं, लव स्टोरीज, श्रृंगार रस, जब आप हिंदी के काव्य में आएंगे, कविताएं मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि कविताओं को में किस तरह से रस का वर्णन किया गया है, कितने रस होते हैं, और
किस तरह से हम उन्हें पहचानते हैं। सामान्य भाषा में आप अभी ये समझ लीजिए कि जब किसी कविता को पढ़ते हैं या किसी नाटक को पढ़ते हैं या देखते हैं, टीवी सीरियल आप देखते हैं, तो देखने के बाद आपके मन में जो भाव आते हैं वो रस है, चाहे वो भाव खुशी का हो, चाहे गुस्से का हो, चाहे रोने का हो, चाहे कैसा भी हो। तो और उन्हीं में से एक रस है श्रृंगार रस, जहां पर नायक और नायिका के मिलने की बात की जाती है, वो श्रृंगार रस होता है। तो प्रेम की लव स्टोरीज में जाहिर सी बात है, वहां पर जो उसका लीड रोल में जो भी है, हीरो है उसका या हीरोइन है, वो उनके मिलने की बात की जाएगी या उनकी बात की जाएगी, तो वो श्रृंगार रस हो गया। ऐसे काव्य को पढ़कर, इस तरह के पोएट्री को पढ़ करके जो फारसी बोलने वाले, फारसी जानने वाले, फारसीदा यानी फारसी जानने वाले लोग थे, वो सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाते थे, उनको अच्छी अच्छी नौकरियां मिल जाया करती थी। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके, अब ये जुलेखा कौन है? जब आप लव स्टोरीज की, प्रेम कथाओं की बात करेंगे तो जो हमारा इतिहास है उनमें जो लव स्टोरीज बड़ी फेमस हैं, उनमें एक लव स्टोरी जो सबसे ज़्यादा फेमस मुझे लगती है वो है लैला मजनू की। जब भी कोई लड़का इस तरह से व्यवहार करता है दीवानगी वाला बिल्कुल, तो कहते हैं मजनू हो गया है वो। तो लैला मजनू एक बहुत फेमस कपल है। तो वो तो लैला मजनू हो गया। उसके अलावा सीरी फरहाद, ये दो नाम हैं जो इस फहरिस्त में आगे आते हैं, इस लिस्ट में। इसके अलावा यूसुफ जुलेखा हैं। तो यहाँ यूसुफ की बात ना करके सिर्फ जुलेखा लिखा हुआ है, आप ये समझ लीजिए कि उस पर्टिकुलर हीरोइन की बात की जा रही है। तो मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा को समाप्त करके और मजनू और फरहाद के, मजनू मैंने लैला मजनू में से मजनू बताया, सीरी फरहाद के प्रेम वृत्तांत को, प्रेम की कहानी को नल नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए, आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं, लिटरेचर में यहाँ हम नमक का दारोगा पढ़ रहे हैं, कहीं भक्तिन पढ़ रहे हैं, कहीं बाजार दर्शन पढ़ रहे हैं, वो काले मेघा पानी दे और क्या क्या कहानियां हम इसमें पढ़ेंगे। ये कहानियां पढ़ने का उद्देश्य भाषा सीखना है। ये कहानी हम पढ़ करके इतना नहीं कुछ इससे प्राप्त कर पाएंगे जितना हम इस भाषा को प्राप्त करेंगे, भाषा जानेंगे और शब्दों को जानेंगे, अर्थ किस तरह से उसका निकलता है, किस तरह से वाक्य विन्यास होता है, किस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं। आप नए नए शब्द, नए तरीके के वाक्य जानेंगे और भाषा को लिखना, पढ़ना और बोलना समझेंगे। ये है इन कथाओं को पढ़ने और पढ़ाने का अर्थ। तो यहाँ जो मुंशी वंशीधर, जो इस कहानी के हीरो हैं, वो जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद की सबकी कहानियां पढ़ करके और उन कहानियों को नल नील की लड़ाई और अमेरिका के में जो आविष्कार वगैरह हो रहे हैं, तो जो लड़ाइयां हैं, जो आविष्कार हैं, हालांकि ये हम इतिहास पढ़ते हैं, उनमें विभिन्न प्रकार की लड़ाइयां और समझौते पढ़ाए जाते हैं जिससे हम सीख सकें। दुनिया में क्या क्या आविष्कार हो रहे हैं वो भी हमें जानने चाहिए, वो हमारे लिए ज़रूरी भी हैं। लेकिन इन दोनों चीज़ों से ज़्यादा महत्व की बातें इस समय उन लोगों को, उनकी लव स्टोरीज लग रही हैं, क्योंकि उनको पढ़ करके व्यक्ति रोजगार पा सकता है। तो मुंशी वंशीधर भी रोजगार पाने के लिए, रोजगार की खोज में उन्हें पढ़ करके निकल पड़े। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। चूंकि पिता है, उम्र उनकी ज़्यादा है, उनसे ज़्यादा दुनिया देखी है, उनसे ज़्यादा समय इस धरती पर उन्होंने व्यतीत किया है, स्पेंड किया है, तो जाहिर सी बात है कि उनके पास एक्सपीरियंस अधिक है। ये जरूरी नहीं है कि उम्र के साथ ही अनुभव आते जाएं, लेकिन हाँ, समय उन्होंने ज़्यादा बिताया है, उसी दुनिया में वो भी रहे हैं, तो उनके पास अनुभव अधिक होगा। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो। दुर्दशा, दशा मतलब हालत, दुर्दशा मतलब बुरी, यानी घर की बहुत बुरी दशा हो रही है, बहुत बुरी कंडीशन में घर है। ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। ऋण मतलब कर्ज, डेट, उधार लेना किसी से। तो आप ये तो जानते ही हैं कि गांवों में है, कोई काम पड़ गया। पहले समय में ये भी था कि इतना पैसा जैसे आजकल है, इतने अमीर लोग नहीं हुआ करते थे, बहुत गरीबी और भुखमरी थी, इतने उद्योग धंधे नहीं थे उन दिनों, इतनी खेती इतनी अच्छे से नहीं होती थी, तो बहुत परेशान थे लोग। और ऐसे में अगर किसी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो कहाँ जाएगा? वो मनी लेंडर से गाँव के पैसे ले लेगा। आज भी लोग लेते हैं, और बैंक की अपेक्षा वो जो मनी लेंडर है वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है, वो ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेता है, ज़्यादा ब्याज भी लेता है, और अगर आप नहीं चुका पाए तो आपका घर, ज़मीन भी हड़प लेगा, वो छीन लेगा आपसे।
तो वंशीधर के पिता ने समझाया कि ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, हमारे पास बहुत सारा कर्ज हो गया है, बहुत ज़्यादा डेट में हम लोग हैं, पैसे देने के लिए हमारे पास है नहीं, वो लौटाने के लिए। लड़कियां हैं, वे घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। अब उनके घर में लड़कियां हैं, अब चूंकि लड़की बड़ी हो रही हैं तो उनकी शादी करनी है और शादी में भी काफ़ी खर्च होगा, पैसे चाहिए। लड़कियां घास फूस की तरह बढ़ी, घास फूस की तरह मतलब जल्दी जल्दी बड़ी होती जा रही हैं, और उनकी शादी करने के लिए भी हमें पैसे चाहिए, वो भी हमारे पास नहीं है। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूं। कगार मतलब होता है रिवर बैंक, मतलब नदी का किनारा। जैसे मान लीजिए कि कोई नदी बह रही है, यहां पर ये चित्र देखिए, कोई नदी बह रही है और ऐसे में वहां सामने किनारे पर एक पेड़ लगा हुआ है, नदी बह रही है। पहले चित्र में आप देखेंगे थोड़ी सी जमीन सेफ है, बची हुई है। लगातार अगर नदी बहती ही रहेगी तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी वो बहाती रहेगी। और दूसरा वाला चित्र देखिए आप, बिल्कुल नदी ने पूरी मिट्टी को बहा दिया है और वो मिट्टी पूरी कट गई है वहां से, और धीरे धीरे वो जो पेड़ है वो अंदर की तरफ, यानी नदी की साइड, नदी की तरफ वो गिर रहा है। तो यहां कह रहे हैं वो कि मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूं। कगारे का वृक्ष होने का मतलब कि मैं जिस तरह से नदी के किनारे पर कोई पेड़ खड़ा है और वो गिर जाएगा, उसी तरह से मैं बूढ़ा हो रहा हूं और न मालूम कब गिर पड़ूं, न मालूम कब मेरी मृत्यु हो जाए। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, अब इस घर के मालिक तुम ही हो। मुख्तार का मतलब होता है, एक तो अर्थ है इसका कि कोई सहायक कर्मचारी होना, और दूसरा अर्थ है सब कुछ देखने वाला होना। मालिक तो आप समझ रहे हैं, मालिक का मतलब घर का हेड। अगर उनके पिता नहीं रहेंगे तो वंशीधर ही हुए घर के हेड ना, घर के मालिक। और मुख्तार मतलब भी सहायक होता है, तो इस घर के मालिक, इस घर के सहायक तुम ही हो। नौकरी में तो ये चीज वो बता रहे हैं। और अगला जो पैराग्राफ है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसे आपको देखने की जरूरत है। कहते हैं कि नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। ओहदा मतलब पद, किस पोस्ट पर आप जा रहे हैं उसकी तरफ ध्यान मत देना। यह तो पीर का मजार है। पीर मतलब वैसे इसका शाब्दिक अर्थ गुरु होता है। तो इस्लाम में, मुस्लिमों में जो उनके मौलवी होते हैं या जो बहुत बड़ी पर्सनालिटीज होती हैं, उनकी डेथ के बाद क्या किया जाता है कि उनको दफना दिया जाता है ज़मीन में, और उसके ऊपर एक समाधि सी बना दी जाती है, सीमेंटेड एक चबूतरा सा बना दिया जाता है। लोग जाते हैं वहाँ पर, चादर चढ़ाते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं, अपनी विशेष पूरी करने के लिए वहाँ पर प्रार्थना करते हैं। तो उस जगह को मजार कहते हैं। तो मजार हो गई, वहाँ पर लोग आएंगे, वहाँ पर चादर चढ़ाएंगे, और वहाँ पर पैसे भी रख कर जाते हैं। तो मुंशी वंशीधर के पिता कहते हैं ये तो पीर का मजार है, यहाँ निगाह चढ़ावे और चादर पर रहनी चाहिए। चढ़ावा मतलब जो पैसे वो चढ़ा रहे हैं। जिस तरह से किसी मजार पर पैसे चढ़ाए जा रहे हैं, चादर चढ़ाई जा रही है, तो हमें उसको देखना है कि कितना हमें बाहर से मिल रहा है। यानी किसी भी नौकरी में, ऐसी नौकरी में जाना है जहां पर ऊपरी आय हो। ऊपरी आय का मतलब, ऊपरी आय का मतलब ऊपर से आय। ऊपर से आय का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा इनकम। और यहाँ एक्स्ट्रा इनकम का मतलब है जहां रिश्वत मिलती हो। ऐसा नहीं है कि आप काम बहुत ओवर टाइम कर रहे हैं और उसका पैसा आपको मिल रहा है तो वो आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो गई। नहीं, ये ऊपरी आय है। ऊपरी आय मतलब वह आय जो आपके काम के अलावा मिल रही है, और इसका अर्थ रिश्वत से होता है, घूस से होता है, ब्राइब से होता है। और एक बात यहां कहते हैं कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। मासिक वेतन, जो मंथली सैलरी आपको मिलती है, वो तो पूर्णमासी का चांद है। पूर्णमासी मतलब फुल मून, जिस दिन होता है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूं। दिखाया गया है कि बीच में पृथ्वी है और चारों तरफ चंद्रमा उसके घूम रहा है। एक समय आता है, बाईं तरफ लिखा हुआ फुल और एक तरफ दाहिनी तरफ लिखा हुआ न्यू। तो फुल मून एक समय होता है और बाद में वो घटता चला जाता है। दूसरे चित्र में आप ध्यान से देखिए, दूसरे चित्र में ऊपर फुल मून है और धीरे धीरे कम होते होते वो एक समय गायब हो जाता है। पूरी सैलरी एक दिन मिलती है और फिर वो सैलरी धीरे धीरे डेली डेली कम हो रही है और मंथ के एंड में जाकर के सारी सैलरी खत्म हो जाती है।
ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है। स्रोत मतलब सोर्स, पानी का सोर्स मान लो, जैसे नदी है, नदी में से आप कितना भी पानी पीजिए, पानी आता ही रह रहा है, आता ही रह रहा है, नहीं खत्म होगा। लेकिन किसी गड्ढे में से पानी पिएंगे तो जितना पानी निकालेंगे उतना पानी कम होता जाएगा और वो एक टाइम पे खत्म हो जाएगा। तो वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। जो एक्स्ट्रा इनकम हो रही है ये भगवान देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। बरकत मतलब वृद्धि होना, बढ़ना। तुम स्वयं विद्वान हो, विद्वान माने स्कॉलर, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। कोई आदमी तुम्हारे पास किसी काम के लिए आए तो उस मनुष्य को देखो, क्या क्या उसकी जरूरतें हैं, उस जरूरत को देखो और उसकी बात जो समझो करो। क्यों ऐसा कह रहे हैं? कह रहे हैं कि गरज वाले आदमी के साथ, गरज वाला मतलब नीडी, जो आदमी गरज वाला है, जो आदमी नीडी है, उसके साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। अगर मान लो किसी आदमी को किसी चीज की बहुत जरूरत है और बाई रूल वो चीज उसे तुरंत नहीं मिल सकती, बाद में मिल सकती है, तो वो कहेगा कि मुझे आज ही चाहिए, इसके लिए मैं कुछ भी करने को, कितना भी पैसा देने के लिए तैयार हूं। तो अगर कोई आदमी नीडी है तो वो तुरंत पैसे देकर के अपना काम करवाना चाहेगा, तो उसके साथ जितना स्ट्रिक्ट होगे उतना ही फायदा है, ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन जो बेगरज है, जो नीडी नहीं है, उसको दांव पर पाना जरा कठिन है। दांव पर पाने का मतलब ऐसे समय में उसको पा जाना कि उससे भी हम पैसे निकलवा लें, अपना काम करवा लें, वो जरा कठिन है। अब उससे तुम पैसे मांगो, वो बोलेगा भाई हमारा काम मत करो, हमें जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को दांव पर पाना कठिन है, उनसे अपना स्वार्थ, अपना फायदा निकलवा लेना वो मुश्किल है। इन बातों को निगाह में बांध लो। निगाह में बांध लेने का मतलब अच्छे से समझ लो, याद रख लो, हमेशा इसे अप्लाई करना अपनी लाइफ में। यही मेरी जन्म भर की कमाई है। जन्म भर की कमाई मतलब ये जो ज्ञान मैंने दिया तुम्हें, यही मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कमाया है, यानी सीखा है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें, आज्ञाकारी यानी ओबीडियंट, अपनी पिता की या किसी की बातें मानने वाला जो आदमी है, जो आज्ञा को मानने वाला है, वो आज्ञाकारी है। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में, विस्तृत मतलब बड़ा, ये दुनिया तो बहुत बड़ी है, इस संसार में अब वो जा रहे हैं तो उनका कोई साथ में उनके जाने वाला नहीं है। तो इस संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, उनके लिए उनका धैर्य नहीं पेशेंस, उनका पेशेंस ही अपना फ्रेंड है। बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक, पथ मतलब पाथ, वे, रास्ता, प्रदर्शक माने दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाले नहीं, गाइड। उनकी बुद्धि ही उनकी गाइड है। कोई नहीं बता रहा है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। आज देखिए, आप कोई काम करने जाते हैं, आप इंटरनेट पे खोजते हैं ये इस रास्ते पर कैसे जाना है या ये काम कैसे करना है। आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं बताने वाले, आपके माता पिता भाई बहन हैं। लेकिन जिस जिस समय में ये चीजें नहीं हुआ करती थी, उस समय भी लोग काम तो करते ही थे ना, और बड़े बड़े काम लोगों ने किए हैं। कैसे वो करते थे? तो ऐसे समय में धैर्य उनका मित्र है, कोई मित्र नहीं था, पेशेंस उनका फ्रेंड था। बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक, उनके गाइड के रूप में कौन था? उनकी विट, उनकी बुद्धि, उनका इंटेलिजेंस ही उनका पथ प्रदर्शक है, उनका गाइड है। और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। सहायक मतलब सपोर्टर, साथ देने वाला, हेल्प करने वाला। हेल्प करने वाला कोई नहीं था तो कौन था? आत्म अवलंबन। आत्म मतलब सेल्फ, अवलंबन मतलब सहारा, सपोर्ट। जो अपना सहारा है वही उनका एकमात्र सहारा था, एकमात्र सपोर्ट था। यानी अपने मन में जो विश्वास है वही उनके लिए आगे बढ़ने के लिए सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। एक शब्द आया है शकुन। शकुन का मतलब होता है एक अच्छा मोमेंट। एक जैसे हमारे यहाँ हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि किसी काम को ऐसे समय में शुरू करना चाहिए जबकि वो अच्छे से हो जाए उस मुहूर्त में। वो पर्टिकुलर वो टाइम जो होगा वो ऐसा होगा कि उसको शुरू करने के समय अगर उस मुहूर्त में आप शुरू करेंगे, उस पर्टिकुलर टाइम में आप शुरू करेंगे तो वो काम आपका अच्छा होगा। तो विवाह होते हैं, किसी का घर बनता है, या किसी को कहीं जाना होता है, या कोई भी बड़ा काम करना होता है जिसके लिए व्यक्ति को सोचना पड़े कि ये ठीक से होगा कि नहीं होगा, तो लोग जो ज्योतिषी होते हैं, जो पंडित होते हैं, उनसे मुहूर्त निकलवाते हैं, उनसे दिखवाते हैं कि किस टाइम हम ये काम करें तो वो काम हो जाएगा। तो अच्छे शकुन से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। प्रतिष्ठित होने का मतलब वैसे बैठना होता है, बैठना मतलब उस पद पर उन्हें बैठा दिया गया, वह पद उन्हें प्राप्त हो गया।
वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वेतन अच्छा था, दारोगा थे भाई, और ऊपरी आय जो एक्स्ट्रा इनकम थी उसका तो ठिकाना ही नहीं था, उसकी लिमिट ही नहीं थी। बहुत सारा ऊपरी आय, ऊपरी पैसा उनको मिलने वाला था, बहुत सारी रिश्वत वहां मिलने की संभावना थी। वृद्ध मुंशी जी को, यानी वृद्ध माने बूढ़े, यानी इनके पिता वंशीधर के, उनको जब यह सुख संवाद मिला, सुख मतलब सुख से भरा हुआ संवाद मतलब डायलॉग होता है, यानी जब ये खुशी वाली, ये सुख वाली बात उनको किसी ने बताई तो वे फूले न समाये। महाजन कुछ नरम पड़े। जो महाजन थे, जो मनी लेंडर था, वो नरम पड़ा, यानी जिसने पैसे वैसे दिए थे, उनको डेट दिया था, उनको कर्ज दिया था, वो अब थोड़ा नरम पड़ा। वो उतना नहीं मांग रहा था, बार बार वो पैसे नहीं मांग रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अब तो दारोगा बन गए हैं इनके बेटे, तो पैसे तो मिल ही जाएंगे। कलवार की आशा लता लहराई। कलवार एक जाति भी होती है, और जो शराब का धंधा करने वाले लोग होते हैं उनको भी कलवार कहते हैं। उनकी आशा लता लहलहाई। आशा लता, आशा मतलब होप, लता माने क्रीपर होता है, जो पेड़ को पकड़ करके या किसी रस्सी को या किसी सपोर्ट को पा करके, और पतली सी बेल होती है, क्रीपर होता है, वो चढ़ता हुआ ऊपर चला जाता है। तो आशा की लता, यानी उसकी आशा उसके मन में भी हो गई कि हाँ, बहुत पैसे तो कमाने वाले हैं, हमें भी हमारा जो पैसा है वो मिल जाएगा। तो ये दोनों तो खुश हो रहे हैं, और पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। और जब आप सफल हो जाते हैं तो क्या होता है, आपके जो पड़ोसी हैं उनके हृदय में शूल उठने लगते हैं, कांटे गड़ रहे हैं उनको, यानी दुख हो रही है। शूल मतलब कांटा होता है, उनके मन में कांटे गड़ रहे हैं, मतलब उनको दुख हो रहा है।